नमस्कार, झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड में कोयला खदानों में हादसे के बाद भी माफिया का आतंक जारी है। माफिया की तरफ से धनबाद के बंद हो चुके कोयला खदानों में कोयले का लगातार अवैध तरीके से उत्खनन किया जा रहा है। निरसा में बंद हो चुके खदान कोयला माफिया के निशाने पर हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिस जगह से तस्कर कोयले की चोरी कर रहे हैं उसका प्रभाव खदान के पास से गुजरने वाली दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन पर पड़ रहा है, जिसके कारण बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। खदानों से अवैध कोयला खनन से वहां कई सुरंग बन गए हैं, जिसके कारण वहां के जमीन के धंसने का खतरा उत्पन्न हो गया है। स्थानीय विधायक ने अवैध खनन को लेकर प्रशासन पर तस्करों से मिलीभगत का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री से इसे रोकने की मांग की है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखें। निरसा में कैसे बेखौफ होकर कोल माफिया जो है यहां पर अवैध उत्खनन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये रेलवे लाइन है जिस पर खतरा मंडरा रहा है। अवैध सुरंग बन जाने से यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है और इसका सीधा सीधा असर इस रेलवे लाइन पर दिखाई दे रहा है। लेकिन वहां पर मौजूद प्रशासन इस तरफ नजर नहीं दे रहा और प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। हालांकि वहां के विधायक ने ये जरूर कहा है कि वो सरकार से इसकी शिकायत करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन की मिलीभगत से ये अवैध उत्खनन चल रहा है। दिल्ली हावड़ा रेलवे मार्ग पर बड़ा खतरा हो सकता है अगर इस अवैध उत्खनन को नहीं रोका गया तो। तस्वीरों में हम आपको दिखा पा रहे हैं किस तरीके से, देखिए वहां पर जो मजदूर हैं वो मौजूद हैं और धड़ल्ले से बिल्कुल सरे आम आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से कोयला का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। 18 तारीख को सीएम साहब से मिले और सीएम साहब से मिलके हम विस्तार से सब बात को बोल के आए हैं कि हमारे निरसा विधानसभा में अवैध तरीके से ह्यूज कोयला चल रहा है। कोयला से लेके बालू से लेके पत्थर से लेके चल रहा है यहाँ, तो इसको इमीडिएट आप बंद कीजिए, क्योंकि अगर बंद नहीं कीजिएगा तो यहाँ बहुत क्षति हो जाएगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए साफ तौर पर विधायक कह रहे हैं कि प्रशासन की मिलीभगत से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि ये अवैध उत्खनन अब रेलवे लाइन के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। जाहिर सी बात है कि राज्य के सबसे बड़े मुख्यमंत्री होते हैं, उनके पास 18 तारीख को विधायक जो वहाँ की है अपर्णा सेनगुप्ता, वहाँ पर वो मांग थी कि जो अवैध कोयला कारोबार निरसा क्षेत्र में चल रहा है, यहाँ पर पूर्व में जो हादसे हुए थे उसमें लोग हताहत हुए थे, उनकी मौत हुई थी, उनको नियोजन मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए और उसके साथ ही साथ जो शुरुआत फिर से हो गई अवैध कोयला कारोबार की, उसको बंद होना चाहिए। 18 तारीख से लेकर आज 24 तारीख हो गया, उसके बावजूद अब तक जो है इस पर कोई पहल नहीं की गई है। निरसा थाना क्षेत्र के चाहे आला अधिकारी एसडीपीओ हो, चाहे जो भी वहाँ के थाना के अलग अलग थाना प्रभारी हो, उनकी तय पे ये कारोबार चल रहा है। सवाल उठता है कि इतनी मौत होने के बाद भी अगर प्रशासन की अंतरात्मा नहीं जग रही है तो क्या दर्जनों के बाद अब हजारों मौतों होने के बाद उनकी अंतरात्मा जगेगी? क्योंकि रेलखंड जो हावड़ा दिल्ली मार्ग है उसमें कई ट्रेनें गुजरती है, दर्जनों ट्रेनें गुजरती है और अगर वो ट्रेन धंसती है तो उसमें कितनी मौत होगी, इसकी कल्पना करने से ही लोगों को डर लगता है। अगर सही समय पे इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, अवैध कारोबारियों पर लगाम नहीं लगाया गया तो एक बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब मुख्यमंत्री के पास ये गुहार लगाई गई है, मांग की गई है। अब ये देखना होगा कि इस पर ये लगाम लगवाते हैं, यहाँ के जो प्रशासनिक तंत्र है उसको वो सतर्क करके उस पर अंकुश लगाने का काम करते हैं, या फिर जो धनबाद में अवैध कोयले की जो लूट की छूट चल रही है प्रशासन के द्वारा वो चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। पाकुड़ में कोयला चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। पचवाड़ा कोल माइन से कोयला परिवहन करने वाले ट्रकों को रोककर कोयले की चोरी की जा रही है, जिसमें तस्करों के साथ साथ स्थानीय ग्रामीण भी शामिल हैं। कोयला का अवैध कारोबार करने वाले माफिया इस कोयले को ऊंची कीमतों पर बेचते हैं और इन सब मामले में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी मिली भगत के आरोप लग रहे हैं। पुलिस तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, जिसके कारण तस्करों का मनोबल बढ़ा हुआ है। तस्कर गाड़ियों से जगह जगह कोयला गिरा देते हैं और मौका मिलते ही उसे बाइक और साइकिल के माध्यम से दूसरे जगहों पर भेज देते हैं।
और अब बात लालू प्रसाद की। चारा घोटाला में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की आज स्वास्थ्य जांच की गई। दरअसल लालू प्रसाद की दांत में परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से उनका रूट कैनाल थेरेपी शुरू किया गया। पेइंग वार्ड से डेंटल विभाग जा रहे लालू प्रसाद काफी कमजोर दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें व्हील चेयर के सहारे ले जाया गया। लालू प्रसाद का आरसीटी करीब 25 मिनट तक चला। मिली जानकारी के मुताबिक उनका इलाज 3 भागों में होना है, जिसमें से अभी आरसीटी की पहली सिटिंग हो चुकी है। दांत में तकलीफ हो रही थी, दांत में दर्द हो रहा था, तो मेडिकल बोर्ड जो है हम लोग को रिकमेंड किया कि डेंटिस्ट से दिखाने के लिए डेंटल कॉलेज में। तो डेंटल कॉलेज लोगों ने देखा और रिकमेंड किया कि आरसीटी करना पड़ेगा। एक्सरे वगैरह किया फिर आरसीटी के लिए। तो आज आरसीटी के फर्स्ट फेज के लिए गए थे और फर्स्ट फेज का आरसीटी हुआ। 2-3 स्टेप में होता है, फिर वो लोग देखेंगे फिर कब कॉल करना है, लेकिन आज एक फर्स्ट स्टेप हो गया। झारखंड में 1 अप्रैल से नई शराब नीति लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। उत्पाद विभाग ने शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और आज कैबिनेट की बैठक में इसे रखा जा सकता है। नई नीति के तहत अब शराब का खुदरा कारोबार JSBCL यानी झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से होगा। सरकार का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ मॉडल पर आधारित है। इस नीति को लागू करने के पीछे राज्य सरकार के अधिकारियों की ओर से ये तर्क दिया जा रहा है कि इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी। हालांकि इस प्रस्ताव का विरोध झारखंड बार और रेस्टोरेंट एसोसिएशन की ओर से किया जा रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि यदि छत्तीसगढ़ मॉडल जारी हो गया तो राज्य के 80% से ज्यादा बार बंद हो जाएंगे। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां सरिया प्रखंड में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने मिठाई देने से इनकार करने पर दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और हंगामा भी किया। इस दौरान उन्होंने दुकान में काम करने वाले स्टाफ से मारपीट की। दुकान मालिक ने सरिया थाने में बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मारपीट की घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद से स्थानीय व्यवसायी संघ में नाराजगी दिख रही है। व्यापारियों ने घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी में रिकॉर्ड फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश कर रही है। हम सभी व्यवसायियों ने मांग किया है कि जल्द से जल्द आपराधिक तत्व के लोगों को गिरफ्तार किया जाए। अगर थाना प्रभारी ने गिरफ्तारी जल्द से जल्द नहीं किया तो व्यवसायी और उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का फोन पर इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा देने की धमकी वाला वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में स्वास्थ्य मंत्री फोन पर इंस्पेक्टर को आधे घंटे में सस्पेंड करवाने की धमकी देते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता गिरिडीह चिंतन शिविर की समाप्ति के बाद धनबाद पहुंचे थे। इसी दौरान गोविंदपुर थाना क्षेत्र के एक कार्यकर्ता ने गोविंदपुर इंस्पेक्टर पर बातें नहीं सुनने का आरोप लगाया, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने गोविंदपुर इंस्पेक्टर की जमकर क्लास लगाई। नहीं इंस्पेक्टर साहब देखिए, तुरंत इमीडिएट सस्पेंड करवा देंगे, तुरंत। आधा घंटा नहीं लगेगा हमको, ठीक है। और लोगों से थोड़ा व्यवहार ठीक ठाक कीजिए। हमारे पार्टी का लोग जा रहा है, आप बातें नहीं सुन रहे हैं। एकदम नहीं सुन रहा है सर। नहीं, मैं एक लाइन इंस्पेक्टर साहब आपको एक लाइन बोल दे रहे हैं। जब तक हम हैं, हमारा पार्टी का एक कार्यकर्ता मंत्री है, यदि वो नाजायज कर रहा है आप हमको बताइए तुरंत। अब बात नहीं सुनिएगा, हमारी पार्टी का जायज बात नहीं सुनिएगा, हम किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। आपको तुरंत एकदम इतना दूर भिजवाएंगे कि आपको ये होगा, और इनका मामला तुरंत खत्म करवाइए। स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता आदित्य साहू ने कहा कि वर्तमान सरकार में पुलिस काम नहीं कर पा रही है और अगर कोई काम भी करता है तो उसे रोका जाता है। वहीं कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री की ओर से धमकी देने का समर्थन किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने मंत्री का बचाव करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि के साथ अगर अधिकारी बदसलूकी करेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने अधिकारियों को दायरे में रहकर काम करने की नसीहत दी है। हैं कि जब से
जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार झारखंड में चल रही है। ट्रांसफ़र एक उद्योग का धंधा ले चुका है और पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग कैसे लोग करते हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जब इनकी बात पदाधिकारी नहीं मानते, लोग चाहते हैं कि हम दबाव में डालकर पदाधिकारियों से गलत सत काम कराने का काम करें। और जब पदाधिकारी इनकी बातों को नहीं सुनते हैं तो लोग पदाधिकारियों को डराने और धमकाने का काम करते हैं और गलत तरीके से लोगों का काम करना चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार का व्यवहार से लोगों को बाहर आना चाहिए और जनता की सेवा में निरंतर काम करना चाहिए। पद पर बैठे हुए लोगों को अपने दायरे में रहना चाहिए, अधिकारियों को अपने दायरे में रहना चाहिए। दायरे से बाहर निकल करके अगर पुलिसिया तंत्र अगर किसी की कार्रवाई को दिखाने का प्रयास किया जाएगा तो स्वाभाविक है इस प्रकार की बातें होंगी। ये कहीं से भी अनुचित नहीं है। ऐसे अधिकारियों को इस प्रकार का बात सुनना ही पड़ेगा। बरकाकाना ओपी क्षेत्र के उरलुंग में गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना देर शाम की है, जहां बच्चे घरों से खेलने के लिए बाहर निकले थे। जब देर शाम तक वे घर नहीं लौटे तब परिजनों ने खोजबीन शुरू की, जिसके बाद रेलवे की ओर से बनाए गए गड्ढे के पास बच्चों का कपड़ा और चप्पल मिला। तलाशी के बाद गड्ढे से तीनों शव निकाले गए। ये स्कूल के आने के बाद ये लोग चले गए। हमारे 2 घर है, पुराना घर। ये लोग हमको बता गए हम लोग जा रहे हैं खेलने के लिए। उसके बाद वो चले गए तो खेलते खेलते वो लोग, अब उस लोग का काम मन में था, वो लोग बोले चलो थोड़ा सा नहा के आते हैं घूम के उधर। तो बगल में रेलवे लाइन के किनारे में खड्डा, मतलब खड्डा है, उसमें पानी भरल था। तो उसी में गए, नहाने के दौरान उसे पैर उठ फिसल गया तो उसी में समा गए। 3 बच्चे थे हमारे। गढ़वा में अवैध रूप से ईंट भट्टे का संचालन किया जा रहा है। इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। जिले के मेराल, रंका, रमकंडा, बिशनपुरा, नगर ऊंटारी, कांडी में अवैध कारोबार चल रहा है। जिला खनन पदाधिकारी ने टास्क फोर्स की बैठक कर जल्द ही अवैध ईंट भट्टों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। चलन चिमनी वाले को तो ध्वस्त करने की कार्रवाई की जानी है और जिसका पेपर नहीं है उसके लिए भी हम लोग उसको प्रेशर दे रहे हैं। अभी चिट्ठी दिए हैं, शो कॉज किए हैं और उसको जो है पेनाल्टी लेकर के ही उसको। गढ़वा जिले में अब तक कुल कितने चल रहे हैं सर अवैध? अब तक कुल 112 ईंट भट्टों का इंस्पेक्शन हो चुका है। 2-3 और कहीं कहीं बचे हुए हैं। नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ कारगर कार्रवाई के लिए गिरिडीह और जमुई पुलिस ने बैठक कर संयुक्त रणनीति बनाई। तीसरी प्रखंड के एसएसबी कैंप में दोनों जिलों की पुलिस और पारा मिलिट्री फोर्स की इंटर स्टेट ज्वाइंट बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों जिलों की आर्थिक अपराध रोकने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। इसमें नक्सलियों के खिलाफ साझा ऑपरेशन की रणनीति पर मंथन किया गया। पुलिस स्टेशंस हैं उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन किन किन अपराध कर्मियों को दोनों ओर से वांछित हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कई सारे ऐसे अपराध कर्मी हैं जो कि या तो बिहार साइड में घटना करके हमारे इधर आ जाएंगे या हमारे साइड में घटना करके बिहार साइड में चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि वो बच जाएं। तो उन सारे अपराध कर्मियों को चेतावनी दिया जाता है कि ऐसी घटनाओं को करना छोड़ दें और जो दोनों क्षेत्र के पुलिस हैं वो आपस में प्रतिबद्ध हैं। कोऑर्डिनेशन। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगा, जिसे लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। रांची एसपी ने सत्र की सुरक्षा के मद्देनजर सभी एएसपी, डीएसपी और थानेदारों के साथ क्राइम मीटिंग आयोजित की, जिसमें सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन से निपटने की तैयारी की गई। साथ ही सीसीए लगाने को लेकर भी सभी थानेदारों को निर्देशित किया गया। आप प्रतिष्ठानों में, दुकानों में, शॉप्स में, मॉल में, कॉम्प्लेक्स में, रेस्टोरेंट में आप वो लगवाएं, सीसीटीवी कैमरा लगवाएं। तो सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगवाया जाए, उसकी फिटिंग कहाँ हो, उसका जो है जो एक मॉनिटरिंग कहाँ से हो। इसके अलावा सिटी सीलिंग की बात हम लोग किए थे कि शहर के वैसे के मुख्य चौक चौराहे या अप्रोच एग्जिट रूट जहाँ से शहर में प्रवेश करते हैं, शहर से बाहर निकलते हैं, वहाँ पे कैसे बंदोबस्ती किया जाए, मोर्चाबंदी कैसे किया जाए, बैरिकेडिंग कैसे किया जाए। तो उस संदर्भ में आज की समीक्षा की जानी है।
जामताड़ा में जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर कुंडहित प्रखंड के अंबा गांव में मनरेगा योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहां एक ही लाभुक के एक ही जगह पर महज 5 फीट की दूरी पर तालाब और कुआं का निर्माण करा दिया गया, जबकि दोनों योजनाओं का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता है। ऐसे में एक ही जगह पर एक ही लाभुक के नाम पर 2 योजना का निर्माण होना बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। इस पूरे मामले पर बीडीओ ने जांच की बात कही है। तालाब बना है, कब बना है? कुछ साल पहले बना है। और ये कुआं? वहाँ 1 साल। दोनों का लाभुक एक ही है? एक ही है। आप लोगों को किसका लाभ मिल पाता है, तालाब का या कुआं का? कहाँ से पानी लेते हैं आप लोग? हम दोनों के लेते हैं। तालाब मर जाता है 1 महीने के बाद। गर्मी के दिनों में पानी की कमी से निपटने के लिए बोकारो के नवाडीह प्रखंड के चिरुडी गांव स्थित नाले में चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है। नाले पर हो रहे डैम निर्माण में गांव की महिलाएं भी श्रमदान कर रही हैं, जिससे गांव वासियों को गर्मी के दिनों में पानी के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। चेक डैम का निर्माण स्थानीय स्तर पर बिना प्रशासनिक सहयोग के किया जा रहा है। यहाँ जानवर का पानी पीने का दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम लोग चेक डैम बना रहे थे। नहाने धोने के लिए तकलीफ हो रहा था, इसलिए हम लोग बनाकर कंप्लीट करके और हम लोग सुविधा कर रहे थे। रामगढ़ के मांडू प्रखंड के बोंगाहारा गांव की महिलाएं बांस से आकर्षक उत्पाद बनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। गांव के तूरी टोला की महिलाओं के रोजगार का मुख्य आधार बांस से बने उत्पाद हैं। इन उत्पादों में डेकोरेशन के सामान, पेन स्टैंड, लैंप स्टैंड इत्यादि शामिल है। महिलाओं को बांस से जुड़ी वस्तुओं को बचाने के लिए 30 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। इन महिलाओं से बातचीत की हमारे सहयोगी जावेद खान ने। अभी मैं मौजूद हूँ मांडू प्रखंड के बोंगाहारा के तूरी टोला में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं बांस से बने उत्पादों को, आकर्षक उत्पादों को आप देख सकते हैं। इसमें कई तरह के उत्पाद हैं और यहाँ पर कई महिलाओं को आप देख सकते हैं जो यहाँ प्रशिक्षण ले रही हैं, बांस से बने सामानों को बनाने को सीख रही हैं। कुल 40 महिलाएं हैं जिन्हें यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 30 दिनों का प्रशिक्षण यहाँ पर शुरू किया गया है। खास करके मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के माध्यम से इन महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब देख सकते हैं बांस के बने सामानों को, आकर्षक सामान यहाँ बनकर तैयार हैं। यहाँ सीधे बात कराते हैं जो प्रशिक्षण दे रही हैं। बताइए किस तरह से प्रशिक्षण दे रही, क्या क्या बना रही हैं बांस के सामान को? सर, यहाँ 30 दिवसीय योजना चल रहा है, जिसके तहत हम लोग 40 महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं बांस के सामान से। तो यहाँ हम लोग लैंप बॉक्स हो गया, पेन स्टैंड, पेंसिल बॉक्स, बिग लैंप हो गया, स्टार, पाइनएप्पल, बहुत सारा बांस का ही अलग अलग डेकोरेशन का सामान सिखा रहे हैं बनाने का। तो 30 दिवसीय में हम लोग का यही कोशिश रहेगा कि ये लोग अच्छे से सीख पाए और आत्मनिर्भर बने आर्थिक रूप से। इन लोगों को घर बैठे काम भी कर सकती हैं। इन लोगों को बांस भी गांव से ही मिल जाएगा और आसानी से सामान उत्पाद करके और मार्केट में बेच सकती हैं। कहाँ के मार्केट में बेचती हैं सामानों को? ये लोग कोई भी मार्केट, जैसे साप्ताहिक वाला जो लगता है, साप्ताहिक हाट, लोकल बाजार, वो सब में बिक्री हो सकता है। बाकी इन लोग को ऑर्डर भी मिलेगा, तो मतलब भारी मात्रा में ये लोग एक साथ मिल करके उत्पाद कर सकती है उस चीज़ को। अच्छा, तो आपने सुना कि स्थानीय बाजारों में इन सामानों को बेचा जाता है और इसका अच्छा दाम भी मिल पा रहा है। प्रशिक्षण पा रही एक महिला, इनसे पूछते हैं कि कैसे, कितना फ़ायदा हो रहा है प्रशिक्षण के बाद, बताइए। हम लोगों को मतलब सीखने के बाद अच्छा लग रहा है और सीख भी रहे हैं हर चीज़। आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही सीखने के बाद? हाँ। तो आपने देखा बांस से बने सामानों को किस तरह का उत्पाद यहाँ बनकर तैयार है। आकर्षक सामान यहाँ पर बना हुआ है और ये बाजार में यहाँ से जाते हैं और हाथों हाथ बिक जाते हैं। और इस तूरी टोला की महिलाएं जो हैं इसका प्रशिक्षण ले करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज़ हेडलाइंस